सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 10वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत। जैसा कि पिछले दिनों हम लोगों ने जिस विषय पर चर्चा किया था, विषय का नाम था माता का अंचल, और इस दौरान माता के अंचल में रचनाकार ने किस विषय को उठाने का प्रयास किया है या क्या संदेश देने का प्रयास किया है, उन सभी विषयों पर चर्चा करने के क्रम में ही हम लोगों ने बहुत प्राचीन समाज और वर्तमान समाज की स्थितियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद हम लोगों ने उस पर प्रश्नोत्तरों पर चर्चा किया। आज का हमारा जो विषय है, मैंने आपके इस अभ्यास का कृतिका का दूसरा जो पाठ है, जॉर्ज पंचम की नाक, व्यंग्यात्मक रचना है, व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है, जिसके रचनाकार कौन है? कमलेश्वर। कौन है इसके रचनाकार? कमलेश्वर। क्या करना है? आज उनका जीवन हम लोग परिचय पढ़ेंगे कि कमलेश्वर का जीवन कैसा रहा, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी रचनाओं का विषय क्या रहा, इसकी जानकारी हम लोग आज प्राप्त करेंगे। तो कमलेश्वर का जन्म सन 1932 ईस्वी में मैनपुरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया, यानी वहाँ से उन्होंने मास्टर डिग्री की उपाधि ली थी। उसके बाद वो दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इसके बाद क्या होता है, पढ़ने के बाद वो दूरदर्शन जो हमारा चैनल है उस पर महानिदेशक के पद पर वो कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन का कार्य किया था। उनके नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं कुछ: सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। यानी हिंदी लेखन के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान होता है साहित्य अकादमी। यह किसी भी रचनाकार का एक सपना होता है। उस सम्मान से कमलेश्वर जी को सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया था। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। नई कहानी आंदोलन के अगुवा रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं। कहानी लेखन को कई भागों में बांटा गया था, जैसे प्रेमचंद युग की कहानी कहते हैं हम, प्रेमचंद पूर्व कहानी कहते हैं, प्रेमचंदोत्तर कहानी कहते हैं, फिर साठोत्तरी कहानी कहते हैं, नई कहानी कहते हैं, समकालीन कहानी कहते हैं। ये कहानी लेखन का एक समय रहा है। जैसे कई कालखंडों में बांटा गया है, तो समकालीन कहानी से, यानी समकालीन कहानी का अर्थ होता है समय के साथ चलने वाली कहानियाँ, तो उससे पूर्व का ही जो कहानी लेखन था वो कहलाती थी नई कहानी, जिसके अगुआ मने इसका पथ प्रदर्शक, जिसका नेतृत्व करने वाला या नेतृत्व करने वाले जो रचनाकारों की जो समूह था, जो टोली थी, उनमें ये एक प्रमुख थे। राजा निर्बंसियाँ, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, ये उनके कहानी संग्रहों के नाम थे। वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान इनके बहुत ही ख्याति प्राप्त उपन्यास था, जिसमें उन्होंने कई विडंबनाओं को दिखाया है। ये जो आपस में आज भी भारत में हम सांप्रदायिक दंगे जो देखने को मिलते हैं, हमें इन्हीं घटनाओं को देखने के बाद उनके मन में यह प्रश्न उठा था, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, क्या जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं या जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, वो क्या था? भारत का ही एक अभिन्न अंग था। क्या हुआ था? आजादी के कुछ समय बाद ही इन सभी का बंटवारा हुआ। तो यहां कमलेश्वर के मन में यही प्रश्न उठता है कि आज भी जिस तरह से मनुष्य एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं, या आपस में ये जो सांप्रदायिक दंगे जो देखने को मिलते हैं, इसका अंतिम परिणति क्या है, अंतिम परिणाम क्या है, क्या होगा? और ये इनकी बहुत ख्याति प्राप्त उपन्यास रही है। कितने पाकिस्तान, मैंने और कितने पाकिस्तान हम बनाना चाहते हैं अपने देश को, कितने भागों में इसका बंटवारा करना चाहते हैं। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे हैं। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी हैं। मैंने उसका जो स्क्रिप्ट, जिसको आप लोग कहते हो अंग्रेजी में, मैंने कहानियाँ जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं,
कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। और वर्तमान समय की सबसे बड़ी विडंबना है यह। देखिए, कहने के लिए हम कहते हैं ना कि परिवार है, सदस्य हैं, मित्र हैं, बहुत सारे सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, लेकिन क्या वास्तविकता के धरातल पर ये सभी बातें खरे उतरती हैं? कई घटनाएं इस तरह इशारा कर देती हैं कि अगर ऐसा सत्य है तो फिर लोग हताश, निराश या उदास क्यों होते हैं, या आत्महत्या जैसी घटना की ओर अग्रसर क्यों होते हैं। देखिए, हमारा विषय अभी हम विषय से विषयांतर नहीं होना चाहते, लेकिन आज अभी कुछ दिनों पहले ही हाल ही में जो एक घटना घटी है जिसे आप लोग पूर्व परिचित हो, या इस घटना के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति यदि आत्महत्या का एक निर्णय लेता है, वो क्यों लेता है, किस स्थिति या परिस्थिति में जाकर लेता है। मैंने पहले भी बताया लेकिन कि ये कायरता की निशानी है। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि जब हम मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं तो संघर्ष ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए संघर्ष करना, न कि जीवन में आने वाले दुखों से पलायन करना, उससे दूर भागना। लेकिन क्यों? क्योंकि जब मनुष्य को यह लगता है कि समाज उससे उपेक्षित कर रहा है, समाज उसका बहिष्कार कर रहा है, उसका तिरस्कार कर रहा है, तो वह आत्महत्या को अंतिम विकल्प मान लेता है। अरे, जब मनुष्य के रूप में ईश्वर ने हमें जन्म दिया है तो वो विकल्प कैसे हो सकता है? कभी भी वो हमारा विकल्प नहीं हो सकता। कभी भी हमें उस तरफ अग्रसर नहीं होना चाहिए, बल्कि संघर्ष करना चाहिए। तो यह थी कमलेश्वर की रचनाओं का प्रमुख विषय या रचनाओं की विशेषता। पाठ का जो शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक, जैसा कि शीर्षक ही आप देख रहे हैं, क्या है? जॉर्ज पंचम की नाक। अगर ये जॉर्ज पंचम को अगर हम रेखांकित करें तो नाम से ही क्या प्रतीत हो रहा है? क्या ये भारतीय हैं? नहीं, यह भारतीय हो ही नहीं सकते। तो कौन होंगे? तब इसका महत्वपूर्ण विषय क्या है, केंद्रीय विषय वस्तु क्या है जिसको लेकर कमलेश्वर ने अपने रचना का विषय बनाया है, या क्या किया है, इस घटना को आपके सामने प्रस्तुत किया है? कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। तो इस रचना के माध्यम से मैं थोड़ा सा सारांश संक्षिप्त में आपको बता दे रहा हूं, फिर अगले दिन हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस रचना के माध्यम से हमारी जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है ना, मैंने जो उत्तरदायित्व ये ले रखे हैं सरकारी दफ्तरों में बैठने वाले बड़े बड़े अधिकारीगण, या हम लोग कह सकते हैं कि कुछ नेतागण या मंत्रीगण भी, जिनको हाथों में हम लोगों ने देश के संचालन की बागडोर दे रखी है, या हमें लगता है कि इनके देख रेख में हम सुरक्षित रहेंगे, उस पूरे प्रशासनिक व्यवस्था पर यहाँ उन्होंने कड़ा प्रहार किया है, करारा प्रहार किया है। व्यंग किया उन्होंने कि कैसे अंग्रेज हमारे देश से चले गए हैं, लेकिन उनकी चाटुकारिता या उनकी चापलूसी करने की मानसिकता आज तक हमारे भीतर से नहीं गई है। अगर आप लोग कभी पढ़ने का मौका मिले तो नागार्जुन की कविता वो जरूर पढ़ना, जब वहाँ उस समय के तत्कालीन जो सरकार थी भारत में, उनके ऊपर वो करारा प्रहार करते हुए कहते हैं कि आओ रानी हम उठाएंगे तुम्हारी पालकी। यह रानी कौन है जानते हैं आप लोग? महारानी विक्टोरिया, सॉरी एलिजाबेथ। उनकी पालकी उठाने की बात हो रही है यहाँ पर, कि वो जो आएंगी एलिजाबेथ, उनकी पालकी किस तरह से उठाई जाएगी। इस घटना में भी वो देखने को मिलेगा आपको, इस पार्ट में भी।
तो इस पे विस्तार से हम लोग अगले दिनों चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।